हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं हिमांशु। हम अक्सर उत्तरी भारत और उत्तर पूर्वी भारत में अलगाववादी समूहों द्वारा कई तरह की घटनाओं को अंजाम देते हुए देखते हैं। लेकिन आज की जो खबर है वो एक ऐसी खबर है जिसमें असम के एक बड़े अलगाववादी या उग्रवादी संगठन ने आत्मसमर्पण किया है। तो आज की हमारी खबर उसी पर बेस रहेगी और हम समझेंगे कि वे कौन से कारण थे जिसकी वजह से ये जो समूह था इसने ऐसी उग्रवादी या अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, उनकी क्या क्या मांगे रहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है असम के एक बड़े उग्रवादी समूह ने किया आत्मसमर्पण। तो न्यूज़ को देखते हैं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। न्यूज़ है द सिग्निफिकेंस ऑफ DNLA मिलिटेंट लेइंग डाउन आर्म्स इन असम। तो जो समूह है उसका नाम है दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी। तो उसके समूह ने अभी आत्मसमर्पण किया है असम में। तो इस वजह से यह सुर्खियों में बना हुआ है। यह समूह किस तरह से कार्य करता है, क्या इसकी घटनाएं हैं, इसके बारे हम जानेंगे आगे। तो जो खबर है वह है कि समूह के लगभग 46 कैडर, जो अलग अलग कैडरों में यह समूह विभाजित है, तो 46 कैडरों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इसके जो बड़े नेता हैं उन्होंने आकर के जो राज्य की प्रशासनिक संरचना है, जो वहाँ के अधिकारी हैं, उनके सामने आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा इसके जो अन्य 300 लगभग और कैडर हैं उनके भी आत्मसमर्पण की बात किए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही इसके जो कमांडर इन चीफ रहे हैं मुशरंग, उन्होंने खुद आगे आकर के समर्पण किया हुआ है। इस वजह से इसको और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो जो डायमेंशंस निकल करके आएंगे, हम देखेंगे कि ये जो दिमासा का जो ग्रुप है या फिर दिमासा समूह है, इन्होंने ये प्रमुख रूप से सक्रिय थे असम के एक जिले दीमा हसाओ में। तो दीमा हसाओ में उग्रवाद का क्या इतिहास है, लंबा इतिहास रहा है, तो उसको भी जानना जरूरी है कि ताकि हम इस संगठन के उदय को भी आगे समझ सकें। यह संगठन क्या है, क्या इसकी गतिविधियां हैं, किस तरह से कार्य कर रहा है अभी तक। इसके अलावा जो दिमासा और दिमासा साम्राज्य की भी एक बात आती है, उसको भी जानना जरूरी है, हिस्ट्री कैसे उसके साथ जुड़ती है। इसके अलावा इसका महत्व क्या है, इनके द्वारा किए जाने वाले आत्मसमर्पण का आगे की राह क्या हो सकती है, और एक सवाल रहेगा जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे। यह विषय मेंस के स्तर पर GS पेपर 2 और 3 यानी पॉलिसीज से, इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी से और इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास से सीधी तरह से जुड़ता है। क्योंकि कोई भी इस तरह के अलगाववादी जो संगठन है वे आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देते हैं, पॉलिसीज से रिलेटेड इशू होता है और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर भी उसका सीधे तौर पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन तीनों ही विषयों से इसे हम जोड़ करके देखेंगे। तो अब नक्शे में उस पूरे क्षेत्र को देख ले असम का, जी जहां पर ये पूरा समूह प्रभावी रहा है अभी तक। तो दिमा हसाओ की हमने बात की थी जिले की, तो वो यहाँ है लगभग असम के मध्य और दक्षिणी हिस्से में इनका पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। प्रमुख जिला है दिमा हसाओ। उसके हम दक्षिण में देखते हैं एक जिला है केचर, या इसी को कछार जिला भी कहते हैं, और यहाँ पर है कार्बी आंगलोंग जिला, यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी कार्बी आंगलोंग जिला। इसके अलावा कुछ अन्य जिले भी इनके पूरे प्रभाव में आते हैं। हम कह सकते हैं लगभग इतना क्षेत्र इनके पूरे तरह से प्रभाव में बना हुआ है। तो बात करें दीमा हसाओ यानी इस जिले में उग्रवाद की पूरी गतिविधियों के विस्तार के बारे में, तो कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ, अभी हमने दो जिलों की बात की थी, तो इन दो जिलों के जो कार्बी और दिमासा समूह है, समझिएगा आराम से। तो ये जो दो समूह है, एक कार्बी समूह है, एक दिमासा समूह है। असम के जिले भी हैं, कार्बी आंगलोंग जिला और दीमा हसाओ जिला। यहाँ अभी आपने पीछे मैप में देखा दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग। तो इन जिलों से ये जनजातियां संबंधित हैं। तो इनका एक लंबा इतिहास रहा है। लगभग भारत की आज़ादी के बाद से हम देखते हैं 1960 के बाद से एक अलग राज्य की मांग यहाँ पर शुरू होती हुई हमें दिखती है, और इस राज्य का नाम दिमाराजी के नाम से इसको जाना जाने लगा, या फिर एक मांग के तहत दिमाराजी की संकल्पना लाई गई। यहाँ इस मैप में आप दिमाराजी को देख पाएंगे, जो लगभग यहाँ कार्बी आंगलोंग जिले को लेकर के चलता है। दिमा हसाओ यहाँ कछार जिला और कुछ अन्य क्षेत्रों को इसमें शामिल करने की बात कही गई थी। एक अलग से पृथक राज्य या फिर पृथक राष्ट्र के रूप में इसकी मांग बढ़ती हुई दिखी। यह जो आंदोलन था यह आगे चलकर हिंसक तब हुआ जब इन्होंने इसको बिल्कुल से पृथक तरीके से मांग रखी कि अब हमें स्वतंत्र रूप से राज्य चाहिए। तो 1991 में एक उग्रवादी दिमासा राष्ट्रीय सुरक्षा बल यानी DNSF का गठन किया गया।
इनका गठन जो किया था वह किया था ज्वेल गोरलोसा नाम के व्यक्ति ने। लेकिन बातचीत आगे चलती रही और 1995 में जाकर के इस DNSF ने आत्मसमर्पण कर दिया। जब इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया तो जो गोरलोसा थे वे आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं थे और वो इस गुट से अलग हो गए और उन्होंने आगे चलकर दीमा हलम दावगा यानी DHD नाम से एक और संगठन बना लिया। 2003 में जो DHD संगठन था इसने भी सरकार से बातचीत शुरू कर दी। सरकार के प्रयास चूंकि लगातार जारी थे ही सभी अलगाववादी संगठनों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, तो आगे चलकर जब ऐसी बातचीत शुरू हुई तो जो गोरलोसा थे वो फिर से अलग हो गए और उन्होंने DHD ज्वेल नाम से एक और संगठन शुरू कर दिया। आगे घटनाक्रम बढ़ता है और 2009 में इनकी गिरफ्तारी हो जाती है और सरकार से बातचीत के प्रयासों में 2012 के लगभग युद्ध विराम समझौते पे ये दस्तखत करते हैं और मुख्यधारा की राजनीति में शामिल हो जाते हैं। एक लंबे समय का दौर बीतता है, कुछ समय तक शांति बनी रहती है, लेकिन उसके बाद DNLA यानी दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी ने हथियार उठा लिए। तो क्या है यह पूरा संगठन? इसका पूरा नाम जैसा हम बात कर चुके हैं दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी है और 2019 के आसपास इसका गठन देखने को हमें मिलता है। इसमें जो है मुख्य रूप से दिमासा हसाओ और कार्बी आंगलोंग जिले के लोग सक्रिय थे और यह जो आंदोलन है एक तरीके से उन्हीं जिलों में प्रमुख रूप से इसका प्रभाव भी देखने को मिलता रहा। इनका जो कहना था वह था कि ये राष्ट्रीय संघर्ष को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। हमने देखा 1960 के बाद से इनका संघर्ष शुरू हुआ, लेकिन सरकार के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के बाद वह संघर्ष धीरे धीरे कम होते गए। तो इनका उद्देश्य था कि उसी संघर्ष को फिर से पुनर्जीवित करना और एक संप्रभु स्वतंत्र दिमासा राष्ट्र की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ना। यानी हमने एक क्षेत्र को देखा था, उसी से निकाल करके दिमासा राज्य बनाने के या दिमासा राष्ट्र बनाने की इनकी संकल्पना थी। इसके लिए क्या करना चाहते थे? ये दिमासा के बीच भाईचारे की भावना विकसित करने, यानी अगर जो लोग मुख्यधारा से जुड़ गए तो ये कहते थे कि आप वापस से इस राज्य की संकल्पना में शामिल होइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं नहीं हमें तो पहले से सारी चीज़ें राज्य से मिल रही हैं, तो भाईचारे को बढ़ा करके उकसा करके उन चीज़ों को फिर से एक दिमासा साम्राज्य को प्राप्त करने की इनकी संकल्पना थी। इनका जो कार्य करने का तरीका था वह क्या था कि ये जबरन वसूली जैसे कार्य और टैक्सेशन का एक मॉडल अपनाते थे, क्योंकि किसी भी संगठन को हथियारों के लिए, किसी भी तरह की तस्करी के लिए, किसी भी आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए फंड की जरूरत होती है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो ये इनका तरीका था लोगों से पैसे वसूल करने का। इसके लिए खासतौर से ट्रक वालों से और लोगों से ये वसूली किया करते थे। इसके अलावा इन्हें नागालैंड का एक संगठन है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मोइवा, इसकी तरफ से भी ऐसा कहा जाता था कि इनको समर्थन दिया जाता रहा। ये तब बहुत ज़्यादा चर्चा में आए जब लगभग इसी साल 2021 में इन्होंने 5 ट्रक ड्राइवरों की हत्या कर दी और एक तरह से इनके ऊपर आरोप लगा। उस ट्रकों में आग भी लगा दी गई। यहाँ पर उस न्यूज़ को आप देख सकते हैं, अगस्त महीने की यह खबर आई थी, जिसमें से कि आरोप यह लगा था कि इन्होंने यह पूरा कार्य किया है। उसके बाद हमने देखा कि अभी इस पूरे घटनाक्रम के बाद कुछ समय बाद, एक आध महीने का ही टाइम बीता था और फिर इन लोगों ने एक तरह से सुलह मशवरे की बात सरकार के सामने रखी और उसके बाद हमने समर्पण होता हुआ भी देखा। तो एक जो साम्राज्य की बात निकल करके आती है दिमासा और दिमासा साम्राज्य, तो यह पहले जो है, हम अगर पहले इतिहास में नज़र डालें तो हमें यह दिखाई देगा। तो दिमासा या दिमासा कछारी या केचरी असम के सबसे पहले ज्ञात शासक और निवासियों में से एक थे। यानी यह वहाँ पर मौजूद शासक भी थे, इन्होंने शासन भी किया एक लंबे समय तक, और वहाँ के एक तरीके से निर्जातीय समूह, एथनिक लिंग्विस्टिक एक ट्राइबल ग्रुप था, वहाँ की जनजाति समूह। दिमासा राजाओं को प्राचीन कामरूप साम्राज्य के शासकों का वंशज माना जाता है। खासतौर से इसमें एक हमें जिक्र मिलता है म्लेच्छ साम्राज्य का, जिसके अंतर्गत ये लोग आते थे। एक लंबे समय तक इन राजाओं ने, दिमासा राजाओं ने अहोम साम्राज्य के साथ भी संघर्ष इनका चलता रहा। ऐसी भी हमें कई बातें पढ़ने को मिलती हैं। 13वीं और 16वीं शताब्दी के बीच ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी हिस्से में इन लोगों का प्रभाव बहुत ज़्यादा था और प्रारंभिक इन्होंने राजधानी दीमापुर को बनाया था, जो वर्तमान में नागालैंड का एक हिस्सा है। तो इसीलिए कुछ क्षेत्र नागालैंड का भी आज के समय इनके प्रभाव में आता है। उसके बाद उन्होंने उत्तरी कछार पहाड़ियों में माईबांग को अपनी राजधानी बनाया।
उत्तरी कछार वही है अभी हम जिस जिले की बात कर रहे हैं। यहाँ एक शब्द आया है माईबांग, इसका भी अर्थ समझ ले। यहाँ माई का अर्थ है धान, जबकि बांग का अर्थ है उसकी प्रचुर मात्रा। तो इस तरह हम कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धान की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये जो जिला है ये है दिमा हसाओ, जिसको उत्तरी पहाड़ी केचर या कछार जिले के रूप में हम जान रहे हैं। इसमें जो इनका प्रभाव है वर्तमान में, अगर हम क्षेत्रों की बात करें, दिमा हसाओ, कछार, यहाँ पर हम कहेंगे कार्बी आंगलोंग, हुजाई, ये नागांव वाला क्षेत्र, ये जो पश्चिमी कार्बी आंगलोंग है, ये पूरा क्षेत्र इनके प्रभाव में आता है। यहाँ पर आप दिमासा लोगों का एक जो एथनिक ग्रुप है उसको देख सकते हैं। इस तरीके से इनकी पूरी वस्त्र भूषा रहती है। और एक और जो बात समझने की है वह यह है कि दिमासा जो साम्राज्य की बात हम कर रहे थे, यानी आज के समय में जो दिमा हसाओ के नाम से जान रहे हैं, तो दिमा हसाओ को और कार्बी आंगलोंग को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षित घोषित किया गया है और इनके तहत इनकी स्वायत्त परिषदों की भी स्थापना की गई है। दिमा हसाओ स्वायत्त जिला परिषद और दूसरी है कार्बी आंगलोंग जिला स्वायत्त परिषद। ठीक है, तो इनको स्वायत्तता देने का सरकार का प्रयास चल ही रहा है। इसी कड़ी में अभी जो इन्होंने आत्मसमर्पण किया है उसके बाद भी देखेंगे क्या क्या चीजें निकल करके आती हैं। तो इसका अगर हम महत्व को समझें तो इस समूह को अंतिम रूप से सक्रिय समूह के रूप में देखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो अशांति पैदा करने वाले तत्व हैं उसमें अभी हाल ही में चूंकि इस समूह का गठन भी हुआ था, तो यह अभी ऐसा कहा गया है कि एक अंतिम समूह है। तो अगर यह शांति प्रक्रिया में शामिल हो जाता है, जो सरकार का एक प्रमुख एजेंडा है उत्तर पूर्वी राज्यों में शांति के लिए, तो एक इसे बड़ा कदम माना जाएगा। इसके अलावा यह आत्मसमर्पण ऐसे समय में हुआ है जब असम में अधिकांश जो समूह थे उन्होंने मुख्य धारा में शामिल होने की बात कही है और वे शामिल हो भी रहे हैं, खासतौर से बोडो और कार्बी। तो बोडो के लिए भी एक अलग से स्वायत्त परिषद की बात की गई है संविधान की 6ठी अनुसूची में। तो इससे शांति प्रक्रिया को गति तो मिलेगी ही और साथ ही इन लोगों को भी मुख्य धारा में जोड़ने के जो प्रयास हैं वो भी हो सकेंगे। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, इन सभी चीज़ों से इन लोगों को जोड़ा जा सकेगा। रोजगार के मौके, जो भी इनकी कौशल है, कौशल विकास, उन सभी चीज़ों से इन लोगों को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अभी भी एक जो संगठन बाकी है असम में वो है उल्फा ULFAI, यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट। तो इनके साथ भी अभी सरकार की बातचीत चल रही है। इनको भी जिस तरह से मुख्य धारा में शामिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बाद असम में हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि लंबे समय तक शांति की प्रक्रिया बहाल रह सकती है। तो आगे की राह क्या हो सकती है, इसके बारे में भी बात कर लें। पहली बात तो ये समझिए कि ये जो पूरी प्रक्रिया अपनाई है, जो वरिष्ठ अधिकारी रहे होंगे ADGP या SP के स्तर पर वहाँ पर तैनात, उन्होंने कूटनीतिक वार्ताओं का सहारा लिया होगा, तो हमें इनका एक महत्व भी समझ में आता है और आने वाले समय में भी हमें ऐसी किसी प्रक्रिया के लिए कूटनीतिक वार्ताओं का सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा शिकायत निवारण के लिए एक बेहतर तंत्र की स्थापना करनी होगी। देश के उन लोगों को खास तौर से इसमें शामिल करना होगा जिनको ऐसा महसूस होता है कि वे किसी ऐसे क्षेत्र में मौजूद हैं जहां से वे भारत से जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहे हैं। उसकी अपनी वजहें होती हैं, उनसे इसीलिए बातचीत करने के बाद ही उन वजहों को समझा जा सकेगा। तो उनकी मांगों को बेहतर तरीके से समझना और सुलझाने के प्रयास करना, जैसे कि इस वक्त हमें दिख रहे हैं, और उसी का एक नतीजा यह आत्मसमर्पण हमें देखने को मिला। तो सवाल क्या बन सकता है, सवाल देख लेते हैं। सवाल है, दिमा राजी की मांग क्या है? भारत की आंतरिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए असम के दिमा हसाओ की उग्रवादी गतिविधियों पर चर्चा कीजिए। तो आपको बताना है किस तरह से एक साम्राज्य पहले मौजूद था और आज के समय में यह जो समूह है किस तरह से इसकी मांग कर रहा है, और उन गतिविधियों की चर्चा करते हुए वर्तमान स्थिति तक आप इसे जोड़ करके लिखने का प्रयास कीजिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।